राज्य की सरकार में आज मुख्यमंत्री जी के कई ऐसे वीडियो आपको मिल जाएंगे जिसमें वो सीना ठोक करके कह रहे हैं कि हमारी जब सरकार आएगी तो युवाओं की सरकार रहेगी। झारखंड को बंगाल बनाने का चेष्टा सब कर रहे हैं। बोला 3 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास में देंगे, दिया क्या? अभी जो सरकार का अधिकार आपके द्वार जो कर रहे तो आई वहां से आप SC ST जो मजदूर है उनको आप पैसा दे रहे हो, और जो OBC और जनरल मजदूर है उनको पैसा नहीं दे रहे हो। और आदरणीय विधायिका है सीता सोरेन जी जामा से, उनके वक्तव्य को देख लीजिए। स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की पुत्री है, उनका भी कल मैं वक्तव्य देख रहा था। तो सरकार में काम कम भ्रष्टाचार ज्यादा है। नमस्कार। झारखंड में एक बार फिर से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और सबकी निगाहें सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष पर भी टिकी हुई है। सत्ता पक्ष के लिए इसलिए क्योंकि उन सरकार का 2 वर्ष भी पूरा होने वाला है और जैसा मुख्यमंत्री ने सभी से वादा किया था कि 2 वर्ष में हम नियुक्तियां देंगे, तो उसको लेकर टिका हुआ है। नियोजन नीति का जो मामला है, स्थानीय नीति का जो मामला है, या जो भी नियम और नियोजन में संशोधन किए जा रहे हैं जो पुराने, उसको लेकर भी सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। हमारे साथ बीजेपी के विधायक अमर बावरी हैं, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं। राज्य सरकार तो अपनी तैयारी कर चुकी है, तब उसने सदन बुलाया। विपक्ष की कितनी तैयारी है सदन को लेकर? विपक्ष को तैयारी की जरूरत नहीं है। 3.25 करोड़ जनता के मुद्दे ही विपक्ष के लिए काफ़ी हैं। जो सरकार पूरी तरह से भूल चुकी है अपने वायदे के, वो अपने कसमों को, और कहीं ना कहीं वह अब उनके वक्तव्यों में भी वो झुंझलाहट और परेशानी दिखने को मिल रही है। पिछले दिनों चाईबासा के अंदर जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का यह बयान आया कि भाई रोजगार कितने लोगों को चाहिए और पैसों के लिए रोजगार करना चाहते हैं तो स्वरोजगार को क्यों नहीं बढ़ावा देते। ये जो दिव्य ज्ञान उनको आया, अगर यदि यह दिव्य ज्ञान और ये हकीकत जो उनको पहले भी मालूम था जब चुनाव के प्रचार में गए थे, उस समय यदि वो इसको ध्यान पे रखते तो इस तरह के झूठे वायदे करके सत्ता में आने का प्रयास नहीं करते। जनता कहेगी मोदी जी से सीखे, 2 करोड़ रोजगार दिया, फिर कहे पकौड़े तर लो स्वरोजगार के लिए। मोदी जी तो इस विषय को डे फर्स्ट से जानते थे। वो जानते हैं कि भाई 1 अरब 30 करोड़ का ये जनसंख्या वाला देश, जिसमें युवा आज बहुमत में है, 50% से ज़्यादा युवा जो है वो बहुमत में है, और जिनको रोज़गार चाहिए, जिनको काम चाहिए। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे सैलरी बेस्ड जो नौकरियां हैं वो पूरे कुल आबादी के 2 से 3% ही है। बाकी लोग जो है वो अर्थव्यवस्था के साथ अपने ही आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। जो काम आज़ादी के बाद से ही हमारे जो सियासतदान थे उनको करना चाहिए था। भाई इतने बड़े ह्यूमन रिसोर्स को कैसे हम स्वनिर्भर बनाए। स्किल डेवलपमेंट का काम जो मोदी जी 2014 के बाद लेकर के आए, अगर यदि हमारे एजुकेशन के पॉलिसीज में, एजुकेशन के जो सिलेबस में है वो टेक्निकल बेस्ड यदि हम लोग एजुकेशन देते तो इतनी बड़ी आबादी सिर्फ टेक्निकली डिग्री ले करके नौकरी के लिए आश्रित नहीं होते और आगे बढ़ सकते थे। जो स्किल इंडिया का कॉन्सेप्ट प्रधानमंत्री जी लेकर के आए और जो काम उन्होंने 2014 के बाद चालू किया, इस सरकार ने, जो हेमंत जी की सरकार आई, आज देखिए जो स्किल इंडिया का डेवलपमेंट का काम भी इसने रोक दिया। लगभग SHG ग्रुप में ऐसी 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया था। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू का आप लोग जिम्मेदार मानते हैं कि वो उन्होंने स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं दिया, किताबों की डिग्री नौकरी नहीं दिला पाने में सक्षम है, अब आपको लग रहा है। लेकिन लोग तो यही पूछेगा ना कि 2 करोड़ का बात कहे मोदी जी, हेमंत जी बात किए 5 लाख का, दोनों फिसड्डी हो गए। तो एक बोल दिए पकौड़ा तलो, दूसरा बोल दिए पेड़ पे चढ़ो, मुर्गी पालन करो, सुअर पालन करो, मुर्गी पालन करो। तो दोनों तो एक ही खेमा में जा रहे हैं, आप भी ठग वो भी ठग। ऐसा है ना होगा। अब ये होगा जब चुनाव आएगा तो लोग पता करेगा कि दुनिया मतलब दोनों में सबसे बड़ा ठग कौन, उसको वोट नहीं करें। ऐसा ये हो रहा है। देखिए मोदी जी कभी भी 2 करोड़ नौकरियों का वायदा जो है ना कहीं पे ऑफिशियली नहीं किया है। आप देखेंगे तो कहीं पे भी उनका वक्तव्य नहीं आया है कि 2 करोड़ नौकरियां हम लोग देंगे। आज के समसामयिक समय में नौकरियां पैदा करना बहुत कठिन काम है। बेसिकली आप जहाँ पे है वहाँ तो लगातार केंद्र की सरकार की नौकरियां तो आ ही रही है। राज्य की सरकार में आज मुख्यमंत्री जी के कई ऐसे वीडियो आपको मिल जाएंगे जिसमें वो सीना ठोक करके कह रहे हैं कि हमारी जब सरकार आएगी तो युवाओं की सरकार रहेगी, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, सभी JPSC के परीक्षाओं को कंप्लीट कराएंगे, सारे वैकेंसीज को फुल अप कर देंगे,
नहीं यदि कर पाए तो 5,000 और 7,000 की बेरोजगारी का भत्ता देंगे। आज ऐसे कई ऐसे उनके दावे वाले वीडियो आप जो है सोशल मीडिया पे या हम साधारण नागरिक तक में वो घूम रहा है। ठीक है, और तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अभी 2000 और मांझी में नौकरी दिया। बोकारो में डालमिया का सेकेंड यूनिट जो मतलब डालमिया ग्रुप के लिए सबसे बड़ा यूनिट होगा, झारखंड में होगा, उन्होंने दुमका में रोजगार दिया। तो कह रहे ये भी तो रोजगार है, ये भी तो नौकरी है। ठीक है, आप 2,000 लोगों को नौकरियां दिए अभी टेक्सटाइल सेक्टर में, लेकिन आपको ये भी बताना चाहिए कि आप जब सरकार में आए हैं, यहाँ 3-4 ऐसे सेक्टर टेक्सटाइल के जो चल रहे थे वो क्यों बंद पड़ गए, उनसे क्यों रोजगार छीन लिया गया, वो क्यों वापस चले गए। आप जो इन रोजगारों को आप जिसे डालमिया सीमेंट और डालमिया के एक्सटेंशन की बात करें, उसकी आधारशिला हम ही लोग गवर्नमेंट में एक्सटेंशन की रखी गई थी, उसका मार्ग उसी समय प्रशस्त किया गया था। आप उस सारे सेक्टरों में नौकरी के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, बात सही है, जब भाई आपको करना चाहिए आप कर भी रहे हैं, लेकिन जो आपने बढ़ा चढ़ा करके अपना दावा पेश किया था ये तब भी आपको मालूम था। अगर नहीं मालूम था तो आपका जो इलेक्शन का स्पीच जो लोग तैयार कर रहे थे उनको आपसे पूछना चाहिए था कि इतने बड़े दावे जो हम लोग कर रहे हैं कि सभी को नौकरियां दे देंगे या सभी को 5,000 और 7,000 का जो है हम लोग कर देंगे। अभी आपने जब उसकी घोषणा भी की तो टेक्निकल लोगों के लिए घोषणा की, ले अभी तक एक जन को भी आपको नौकरी देना का काम नहीं किया। और जहाँ नौकरियां थी, जहाँ नौकरियां मिली हुई थी ऑलरेडी, चाहे शिक्षक के लोगों का हो 50-25% सीधी नियुक्ति का बहाली का हो, पंचायत सेवक का हो, जहाँ कोर्ट ने भी अपना सारे ऑर्डर को पूरी तरह से उनके नौकरियों के फेवर में कर दिया, जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेकर के लोग घूम रहे, आप उसको नियोजित नहीं कर पा रहे, आप उसको लगा नहीं रहे नियोजन में। आप इस तरह से सारी चीज़ों को नौकरियों के ऐसो पास में फंसाना चाहते हैं, कानूनी उलझन में उड़ा जाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी कोर्ट में जाकर के मामला फंस जाए। जैसे अभी बीजेपी कैटलिस्ट की भूमिका अदा कर रही है। छात्र जेपीएससी का जवाब आयोग ने दे दिया, बीजेपी अपने विधायकों को भेज देती है सामने, कहते लड़ लो, और पुलिस डंडा चलाएगी तो कहते हैं पुलिस के डंडा से और सरकार की गोली से अगर लोग यदि जनहित की बात करना छोड़ दे तो हम लोग वो चूड़ी पहन के घर पे बैठना चाहिए। बोले छात्र का मुद्दा है, छात्र समझ लेंगे, आयोग से बीजेपी क्यों पूछ रही है बीच में? छात्र का मुद्दा है, छात्र की बातों को सदन के अंदर सबसे पहले जो है उसमें रखने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। छात्र सीधे जाकर के तो सदन के अंदर नहीं रखेंगे ना। सदन के अंदर मुद्दा उठाने के लिए, सरकार को घेरने के लिए, सरकार से जवाब देने के लिए किसी न किसी जनप्रतिनिधि को चाहिए, और जब जनप्रतिनिधि रहेगा तो कोई ना कोई पार्टी विशेष का रहेगा। आज भारतीय जनता पार्टी 3.25 करोड़ जनता के इस सरकार से जो अपेक्षित है, इस सरकार से जो शोषित है, उसकी आवाज है, और बीजेपी इस आवाज को उठाएगी। इसके किसी के सलाह से या किसी के डर से या किसी के से हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। जेएमएम तो कह रही है कि ये वहां झाल मंजीरा लेके नाचेंगे, गाएंगे, भजन करेंगे, इनको जनता के मुद्दों का कोई ख्याल ही नहीं है। सदन में ये सब बात कहाँ रखते हैं? एकदम रख रहे हैं उस सदन वो तो के लोग नाचेंगे। सारे सदन के जवाब हम लोगों ने मांगे हैं, सदन से जवाब चाहिए और सदन का ही दबाव रहता है तभी जाकर को पीछे हटते हैं। अब जो लोग सदन में आज जो सरकार में जो लोग हैं, अब जेपीएससी का मुद्दा जो है, अब बच्चे दिखा रहे हैं, सब लोग दिखा रहे हैं भाई किस तरह से 2 जिलों में एक कमरे में ही सारा लोग पास हो गया, किस तरह से कटअप मार्क किसका ज्यादा है उसका आप कोई जवाब दे दिए, लोग संतुष्ट नहीं और कहते हैं मेरा फेस रीडिंग करके देख लीजिए कि भाई हमारा जवाब क्या है। तो बोल रहे कि वो संयोग को आप लोग प्रयोग बता रहे हैं। बोले संयोग हो सकता है ना कि एक ही क्लास के बच्चे सब ऐसा सुखद संयोग झारखंड में पहली बार हुआ है, और ये सारे कॉन्सिडेंस तब हो रहे हैं जब उसके अध्यक्ष चेयरमैन जो है वो विवादित है, उसकी जो मेंबर्स है, एक सत्ताधारी दल के प्रवक्ता की पत्नी है और 2 लोग मेंबर है, वो किसी मंत्री के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। तो ये संयोग ऐसा नहीं है कि भाई सत्ता का कहीं ना कहीं ये पीछे से बैकअप है, उन हजारों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ये सरकार कर रही है। इस बार का मुद्दा सदन में क्या होगा? देखिए, तो 15 तारीख को जब विधायक दल की बैठक होगी अपने, और अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय दीपक प्रकाश जी और नेता प्रतिपक्ष अपने बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में जो बैठक होगी वो तो उस विधायक दल की बैठक में तय होंगे जब ये मुद्दा क्या रह सकते हैं। लेकिन अभी के ज्वलंत मुद्दा में तो भाई रोजगार है, युवा सड़क पर है, और जेपीएससी उसके प्रोजेक्ट के सामने ही लोग बैठे हुए हैं।
उन्होंने वहीं पे अपना जो है ना छठ भी कर लिया, अपने सारे पूजे दिवाली और सब कुछ कर लिए, लेकिन सरकार की नज़र नहीं पड़ रही है। सरकार देखना नहीं चाहती है। सरकार को ये लगता है कि भाई ये लोग जो है जिनके कारण वो सत्ता में आए, आज जो लोग सड़क में हैं, इन्हीं छात्रों के प्रबल विरोध और इनको ही इंश्योरेंस, इन लोगों ने जो भड़का करके इनको इंश्योरेंस करके एक अच्छी खासी सरकार जिसने 5 साल में नए आयाम गढ़े थे, बीजेपी की सरकार ने जो नए आयाम गढ़े थे, जिन्होंने विकास की एक लंबी रेखा खींची थी, उस सरकार को इन लोगों ने पूरी तरह से मैं कह सकता हूं कि अपने भंवर जाल में फंसा करके, युवाओं को भड़का करके उससे आपकी सरकार बेहतरीन काम की थी, लेकिन इस तरीके से प्रोपेगेंडा रचा गया कि युवा उसके झांसे में आ गए और आपके खिलाफ वोट कर दिया। झारखंड की जनता में सब लोग झांसे में आ गए, युवा तो आए ही आए। लोगों को ठीक कहा है। कि भाई पर चूल्हा वरना- 2000 रुपया करके देंगे, ठीक है, दिया क्या है किसी को भी एक चूल्हा में? बोला 3 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास में देंगे, दिया क्या? अभी जो सरकार का अधिकार आपके द्वार ये जो कर रहे थे, आई वहां से आज मेरे चंदन क्यारी में 38 पंचायत है। 38 पंचायत में एक पंचायत में लोग पिकनिक करने के लिए जाते हैं डेली, और जाते हैं क्या करते हैं, भाई किसका वृद्धा पेंशन नहीं है, किसका पेंशन नहीं है, फॉर्म ले लेते हैं। फॉर्म कहाँ जाता है? गठरी में बंद आता है। अगर सरकार सही में अधिकार देने के लिए वहां जा रही है तो कंप्यूटर लेके जाए, लैपटॉप लेकर के जाए, जो है उनको वहीं पे समाधान करे। और एक पंचायत में जाते हैं, 38 में 37 पंचायत वाले बच्चों को यदि कोई जरूरत होता है किसी को, तो वो सिर्फ मुख्यालय जाकर घूम के चले आते हैं। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रही है किसी तरह से। पहले तो 2 साल इन्होंने निकाल दिया, कोरोना का आया तो उसमें निकाल दिया भाई कोरोना का है। अभी अपने वक्तव्यों में जो ये अपना दुखड़ा रोती है, ये सरकार जो बताती है, ये किसी के गले नहीं पसता है। इनका जो तर्क है वो किसी के गले नहीं पसता है। ये सरकार पूरी तरह से फंस गई है अपने ही उस जाल में। कहावत है ना, जो दूसरे के लिए गड्ढा कोड़ता है वो खुद उसमें गिरता है। तो आज सरकार की वही स्थिति है जो जेएमएम पार्टी यहाँ पर सत्ता में है और कांग्रेस, उनका आरोप है कि अब आप लोग प्रोपोगेंडा वार कर रहे हैं, आप भ्रम फैला रहे हैं कि राज्य में भ्रष्टाचार फैल गया, भ्रष्टाचार थी। बोले कोई सबूत है तो लाते नहीं सामने। अरे हम लोग को बोलने का क्या दरकार है? उसी सत्ता दल के शायद महासचिव या सचिव हैं, आदरणीय विधायिका हैं सीता सोरेन जी जामा से, उनके वक्तव्य को देख लीजिए। स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की पुत्री है, उनका भी कल मैं वक्तव्य देख रहा था। तो सरकार में काम कम भ्रष्टाचार ज़्यादा है। उन्हीं के विधायक है श्रीमान लोबिन हेम्ब्रम जी, जो बरहेट में अभी गए भी थे कार्यक्रम में साहेबगंज में, तो स्टेज पे भी आना मुनासिब नहीं सोचे जो भाई ये सरकार का जो स्थिति है। उन लोगों का ही वक्तव्य देख लीजिए ना, सभी कंट्राडिक्टरी बातें उनके यहीं से आती है। और यहाँ किससे छिपा हुआ है? एक आम पान की गुमटी में भी जाके पता कर लीजिए, लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे, प्रमाण के साथ कहते हुए मिल जाएंगे, जो झारखंड के अंदर पत्थर बिक रहा है, तस्करी हो रही है, बालू की तस्करी हो रही है, कोयले की तस्करी हो रही है, ये कोई छूटा हुआ सच थोड़ी है। आए दिन हत्याएं तो आम हो गई है, बलात्कार आम हो गए। अभी हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक कार्यकर्ता का हमारे जमशेदपुर में हत्या हो गई, जो आज उनका निधन हो गया। तो ये सब किसी से छिपा हुआ नहीं, भ्रष्टाचार है। हम लोग बोल रहे हैं इसलिए 3.25 करोड़ जनता ये तो देख रही है, समझ रही है और उसको बता रही है, लेकिन कर क्या सकती है? जब एक बार फंदे में फंस गया है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में 5 साल के बाद ही वो फंदा निकल सकता है। तो जो समय का इंतजार कर रही है सब। एक बात आ रही है, जेएमएम का आरोप है कि आप जब जनता की से हटा दिए गए, तिरस्कृत कर दिए गए, तो आप अपने सत्ता का, केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग करके राज्य के अधिकारियों को हड़का रहे हैं, उन पे झूठा प्रोपोगेंडा या आरोप लगा के उनको, वैधानिक संस्था को आप मतलब अपने बस में कर लिया है। हाल के दिनों में वो उदाहरण दे रहे हैं कि देवघर के डीसी को ये चुनाव आयोग तय करेगा कि वो कौन डीसी रहेगा नहीं करेगा, ये सरकार का काम है। बीजेपी कौन सा वार करना चाहती है, कौन सा खेल करना चाहती है? देखिए, एक संघीय व्यवस्था के अंदर हम लोग गणराज्य, और हम लोग अभी 26 नवंबर को हम लोगों ने संविधान गौरव दिवस भी मनाया, जो मोदी जी ने प्रारंभ किया था। इस संघीय व्यवस्था में सबके अपने कार्य क्षेत्र और कार्याधिकार बटे हुए हैं। कार्यपालिका का अलग है, विधायिका का अलग है, न्यायपालिका का अधिकार अलग है, और तीनों अपने व्यवस्थित संविधान की ताकत के आलोक में अपने को एक्ट करते हैं। उसी संविधान की ताकत से चुनाव आयोग एक ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त संस्था है, जिसमें किसी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। उसके जेएमएम बोल रही है बीजेपी की अग्नि संस्थान बन गई है चुनाव आयोग। मैं बता रहा हूँ,
जब भाई आप उसके कोई आप उसमें किसी प्रकार का जो है ना केवल इंटरफेरेंस नहीं होता, वो पूरी तरह से आप काम करते हैं। वो टीएन सेशन से लेकर के अभी तक उसी तरह का काम कर रहा है। लोग तो ये भी करते थे कि भाई ये जो हमारा मशीन है, जो ईवीएम मशीन है, वो बीजेपी के लिए ही है। जहाँ जीतते थे वहाँ पे ईवीएम ठीक रहता था, जहाँ हारते थे वहाँ चुनाव आयोग और ईवीएम का नाम लेकर के उन लोग, तो जब भी झारखंड में भी उन लोग जितना चाहते, एक तो अलग बात है उनके तर्क के लिए मैं कह रहा हूँ। जिस समय का आदेश होने के बाद इस माननीय सांसद के ऊपर वहाँ के डीसी ने लिखा है कि भाई 4-5 जो केसेस कराए, और ड्यूरेशन जो दिया, वो ड्यूरेशन उस समय का था जब चुनाव आयोग का यहाँ जुरिडिक्शन था उस क्षेत्र में। जो घटनाओं को उन्होंने उल्लेखित करके किया था, उस समय वहाँ आदर्श आचार संहिता लगी हुई थी। वहाँ ना राज्य का सरकार का कोई पावर था, ना भी केंद्र की सरकार का कोई पावर था, क्योंकि उस समय पूरी तरह से पावरफुल चुनाव आयोग था। अब चुनाव आयोग के उस दरमियान जो घटनाएं हुई है उसके उसके जुरिडिक्शन में था। उस समय चुनाव आयोग के निर्देश पे ही डीसी वहाँ से काम से हटाए गए थे। आप बताइए किसी के समय स्पेशल जुरिडिक्शन, यदि डीसी के पास कोई साक्ष्य तो उस जो इतना दिन तक कोड ऑफ कंडक्ट लगा था उसके बाद यदि उसका यदि लगाते हैं तब उनका पावर चलता है। अगर यदि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है जिसका मतलब जो फुल पावर मेजोरिटी में कौन है, चुनाव आयोग है। और चुनाव आयोग को उस समय भी किसी ने कंप्लेन नहीं किया, उस समय यदि उस कंप्लेन को करता, उस समय यदि उस पर केसेस होते तो उसको किया जा सकता था। उस जो पूरे क्षेत्र में जहाँ कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था मधुपुर गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे पावर में राज्य सरकार नहीं थी। राज्य सरकार के पास यदि पावर रहता इस संघीय व्यवस्था में, तो चुनाव आयोग ने उस समय कहा कि भाई इसे डीसी को हटाया दिया जाए। तो क्यों नहीं राज्य सरकार इतनी ताकतवर थी, संविधान ने उसको पावर दिया था, तो उसको क्यों नहीं रिटेन कर लिया था। इसको तो गलत तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। ये तो मैं कह सकता हूँ कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के किसी को दबाने के लिए, किसी को प्रताड़ित करने के लिए एक बेजा इस्तेमाल जो प्रशासन का किया जा सकता है, वो करने का प्रयास यहाँ की राज्य सरकार कर रही है। और मैं हमेशा ही कहता हूँ, और लोग भी कहते हैं कि भाई झारखंड को बंगाल बनाने का चेष्टा सब कर रहे हैं। बंगाल में जिस तरह से संवैधानिक पदों को लेकर के जिस तरह से वहाँ पे एक उसका पोलिटिकलाइजेशन किया है, जैसे टूल किट के रूप में इस्तेमाल किया गया। और एक बड़ा उदाहरण वहाँ के चीफ सेक्रेटरी का है। भाई चीफ सेक्रेटरी को जब केंद्र के अंदर, चूंकि वो राज्य सरकार के सेवा में नहीं, वो केंद्र सरकार के सेवा में है, आईएएस है, इंडियन एकेडमिक सर्विस के लोग हैं। जब वहाँ केंद्र सरकार ने उनको तलब किया है, जब पता किया, तो वो बोले कि नहीं हम नहीं जाएंगे ये संघीय व्यवस्था को प्रहार करने के लिए। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ भाई, वो जब इस व्यवस्था को नहीं मान रहे थे तो लास्टली उनको रिजाइन करना पड़ा, वो चीफ सेक्रेटरी के पद से रिजाइन करना पड़ा। तो पदाधिकारी को भी समझना चाहिए भाई हम कहाँ तक जाकर के किसी का, आपको देखिए पदाधिकारियों को एक शब्द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है, लोक प्रशासन में है, वो है निर्व्यक्तिक। मैंने आपको जो है ना एग्जीक्यूशन का भार दिया गया। अब एग्जीक्यूशन क्या करना है, जो लॉ एज फॉर लॉ जो है, जो संविधान ने बना के दिया, जो आपके सदन ने, चाहे विधायिका राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, उन्होंने जो लॉ फॉर्म करके दिया है उसको एज इट इज आपको प्रयोग में लाना है। इतना ही तक आपकी भूमिका है। अगर कोई व्यक्ति यदि उस पद में बैठकर निर्व्यक्तिक नहीं रह पाता है, और यदि किसी प्रकार के राजनीतिक पूर्वाग्रह के साथ जुड़ करके यदि काम करता है, तो उसका नतीजा इसी तरह से होगा। और ये राज्य में संवैधानिक व्यवस्थाओं पे, ये संघीय व्यवस्था पर चोट लगातार चल रहा है। वो लोग भी तो मामला उठाते अनुराग गुप्ता का कि क्यों नहीं भाजपा आप बोलती है अनुराग गुप्ता के खिलाफ। नहीं, अनुराग गुप्ता जी का मामला एक अलग मामला था, वो एक दूसरे तरह का मामला था जिसमें उनके गलत तरीके से कुछ करने का या फिर अपने पद के दुरुपयोग का मामला था। उस पर तो कानूनन जो हो रहा है वो तो हो ही सकता है। कह रही थी कि वो बीजेपी के लिए वोट जुटा रहे थे। कभी ऐसा एक आईपीएस इस तरीके से करता है क्या? कभी नहीं ऐसा हो सकता है कि भाई उनके लिए जो कानूनन व्यवस्था थी उस कानून व्यवस्था में वो गए, उनको जो उसके साथ जो उसमें जांच से उनसे उन गुजरे, और जहाँ तक मुझे सूचना है जो पूरी तरह से उससे बरी कर दिए गए, उस जांच से उनको क्लीन चिट मिला है, वो वापस आए हैं। आज कांग्रेस कह रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में इतना काम हो रहा है, 14th फाइनेंस के बाद 15th फाइनेंस का हर जगह काम दिख रहा है। काम मनरेगा में हम नंबर 1 पर चले गए रोजगार देने में कोरोना पीरियड में। अब इनको कुछ नहीं बोलने को रहा तो हम कोरोना को देखकर इलेक्शन नहीं करा रहे हैं। अब ये लोग प्रोपोगेंडा कर रहे हैं कि सरकार कर रही है। बोले वहां भी हारेंगे, 3 उपचुनाव हारे, तब इनको जनता का बहुमत नहीं समझ में आ रहा, वहां भी हारेंगे। हार के लिए इतना उत्तेजित या उत्साहित क्यों है बीजेपी? हम तो उनको समय दे रहे हैं।
एकदम बढ़िया है, वो समय देते रहे, लेकिन जनता ने जो मन बनाया है तो बना ही लिया है। जहाँ तक के उनका आर्गूमेंट है कि कोरोना के कारण चुनाव नहीं कराया। यहाँ विधानसभा का चुनाव हो गया कोरोना के पीरियड में। वो तो लिमिटेड जगह के लिए हुआ ना। बिहार में बाढ़ और कोरोना दोनों था, समस्त बिहार में अभी इलेक्शन कंप्लीट हो गया, बंगाल में इलेक्शन कंप्लीट हो गया, यूपी में इलेक्शन समय से होंगे। आपके पास क्षमता नहीं है, कार्य करने की दक्षता नहीं है, क्षमता नहीं है, दृढ़ शक्ति नहीं है। और दूसरा, इसमें जो आपका प्रैक्टिस है ना, क्योंकि कांग्रेस के पास ही मंत्रालय है, 4,402 पंचायतें हैं, ये पावर को एक्सटेंशन करने के लिए प्रति पंचायत 15,000 20,000 का एक रेनुअल टॉपअप पे भरवा रहे हैं। करोड़ों का तो ऐसे ही काम हो जा रहा है इनका। एक करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करके वो जा रहे, ये भी गलत है। आप एक प्रतिनिधि को कैसे आप एक्सटेंशन दे सकते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में? आप कैसे उसको वित्तीय पावर के साथ आगे बढ़ा सकते हैं? भ्रष्टाचार का आरोप लगा देते, सबूत नहीं देते, 110% क्या कैसे सबूत कमीशन नहीं, ले रहे हैं, कैसे आप उसको कर रहे हैं? क्या मतलब आप मुखिया एक्सटेंशन के लिए अपना नहीं, पैसा दे रहा मुखिया है? क्या क्या जरूरत है? उसके ग्राम सेवक और पंचायत सेवक से कर ले रहे हैं। मुखिया को तो शोपीस बना के रख दिया है इन लोगों ने। एक तो एडवाइजरी कमेटी बना करके ये काम कर रहे हैं ना, सारा पावर जो है वो अपने ब्यूरोक्रेट्स को दे दिए हैं। अब वहां से कैसे हम लेकर के जाए? चुनाव में जाएंगे, अगर यदि आपको सही में अधिकार देना है तो चुनाव कराइए। 5 साल के बाद सभी को चुनाव में जाना होता है, आप चुनाव कराइए, और जो सही में उसको स्वायत्त बनाना है करना तो उसको दीजिए। और जहां तक रह गया मनरेगा की बात, तो मनरेगा के अंदर पहली बार हम लोग सुने, अभी हम लोहारदगा जाते हुए इधर पलामू जा रहे थे तो लातेहार, जब भाई वहाँ जो मनरेगा का काम हो रहा है उसमें ओबीसी और जनरल जो मजदूर हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा है, सिर्फ एससी और एसटी लोगों को। हम बोले भाई मजदूरों में एससी एसटी ओबीसी, वो भी मनरेगा के मजदूरों में तो पहली बार सुनने को मिल रहा है। ये पूरे राज्य के अंदर है जो भाई पेमेंट हो रहा है तो एससी और एसटी मनरेगा के वर्कर्स का हो रहा है, जो ओबीसी और जनरल मजदूर है उनका पेमेंट नहीं हो रहा। ये नई व्यवस्था कैसे ये सब खड़ा कर रही है? क्या ये पैसा वो सब प्लान का पैसा है क्या? जो एससी एसटी डेवलपमेंट फंड का जो पैसा है उसको मनरेगा में मर्जर कर रहे हैं क्या? जांच का विषय है, ये पता करना होगा कि भाई ये पैसा क्या उसी लोगों को खर्चा करना है, इसलिए आपको पैसा उधर भेज रहे हैं क्या? या फिर आप यदि मनरेगा का पैसा खर्च कर रहे हैं तो फिर इस तरह से ये जो असमानता विसंगति कैसे पैदा हो गया कि भाई आप एससी एसटी जो मजदूर है उनको आप पैसा दे रहे हो, और जो ओबीसी और जनरल मजदूर है उनको पैसा नहीं दे रहे हो। और पूरी झारखंड में चल रहा है। ये सरकार पूरी तरह से आकंठ भ्रष्टाचार और गलत प्रैक्टिस में डूबी हुई है। और राज्य के जो प्रशासक वर्ग है, मैं समझता हूँ कि बहुत गुणी और बहुत ईमानदार लोगों का यह है, लेकिन एक दो लोग जरूर इस व्यवस्था में खुद को इंडल्ज कर रहे हैं। जो इस तरह की कार्रवाइयां 2 राज्य साल के में अंदर, सरकार का कोई भी काम आपको अच्छा नहीं लगा है? सरकार कुछ काम करेगी तब ना वो उसका कुछ असेसमेंट होगा। नहीं, कांग्रेस तो कह रही है, कम से कम ये तो कहते अरे- गौ भक्त अपने आप को कहते हैं 50 रुपया वो लोग देते थे पर गाय, हम 100 रुपया दे रहे, यही तो कहते कि हमारी सरकार की अरे उपलब्धि भैया है। 100 रुपया आप दे रहे हैं, उसको बढ़वा रहे हैं, और डेली बंगाल के रास्ते हजारों माने गायों की तस्करी भी करा रहे हैं आप लोग। हजारों गाय डेली बंगाल जा रहा है। जी गौ को आप गौ भक्त बनने के लिए आप 100 रुपये की बात कर रहे हैं। गौ माता का यदि संरक्षण करना है तो जो निषेध कानून यहाँ लागू है गौ हत्या के लिए, उसको आप क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करवा रहे? उसको नहीं करा रहे, आप तो सीधे उसकी तस्करी करा रहे, तस्करी करके लेके जा रहे हैं। बंगाल का कोई बॉर्डर चेक करा लिए। अब तो ये कानून भी लेके आने वाले हैं कि भाई ऐसे लोगों को यदि आप डायरेक्ट अपने कोई जुरिडिक्शन नहीं आने वाला, थाना पुलिस भी नहीं रुक सकता है, जैसे हमको सुनने में मिला है, ये सीधे एकदम बांग्लादेश के रास्ते बंगाल के होते बांग्लादेश चला जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। कांग्रेस जो है पूरी तरह से, मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस के पास आज ना नेता है ना नेतृत्व है, ना उसके पास कोई अब आइडियोलॉजी भी अब उसकी पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। वो तो रिजेक्टेड ऐसा हो गया है कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, वो चाहे झारखंड हो चाहे यूपी में है। ये तो भगवान के भरोसे उनको यहाँ पे ये आज सत्ता में शामिल, इतना जेमे में इतना तिरस्कृत कर रही है कांग्रेस को, इतना तिरस्कार कर रहा है। लेकिन ये कांग्रेसी जो है वो सत्ता के मोह माया में सारे सत्ता के इसके लिए अपना तिरस्कार को सबको घोट को जो है कांग्रेस के लिए बड़ा दर्द हो रहा है अमर बावरी को कि वो तिरस्कार का घूंट पी रहे हैं सत्ता में रह के। मैं यह कह रहा हूँ कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, आइडियोलॉजी पे चलने वाली, जिसके नेतृत्व कभी गांधी जी जैसे लोग ने किया है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग रहे हैं। उस कांग्रेस की आज ऐसी गति हो गई, ऐसी दुर्दशा हो गई है कि उसको उसके मुंह पर
लोग जो है उसके आइडियोलॉजी को ख़त्म कर देते हैं, बोल देते हैं कि मगही ये आपका भोजपुरी और अंगिका भाषा के लिए कांग्रेस के लीडर चिल्ला रहे हैं, सब कांग्रेस को दर्द है, लेकिन उसके मुंह पर तिरस्कार का भाव और किसी का मुंह से उफ तक नहीं निकलता है। ऐसा तिरस्कार झेल करके किसी को कोई माने खींच कर किसी को देख करके भी किसी पे कभी कभी तो दया आती है उन लोगों के माननीय लोगों के वक्तव्यों को सुन करके। भाई ड्राइवर के हाथों से गिफ्ट चला जा रहा है, किसी के गाड़ी को जो है लेके चला जा रहा है, किसी का अंगरक्षक हटा दे रहा है, किसी को जो है वो मैंने एकदम से डांट डपट करके बैठा दे रहा है, आगे भविष्य न पीछे भविष्य, कोई चिंता नहीं है जिसको तैसे। और ऐसे सरकार पूरे तिरस्कार के साथ उसको कर रही है, लेकिन मजबूरी ऐसी है उनको जो सत्ता में रहना है। भाई हवा ऐसा पहले बचपन में होता था ना, जे भैया ज़्यादा रो मत नहीं तो गब्बर आ जाएगा, ऐसा एक डायलॉग था सिल्लू। तभी इन लोगों के लिए है कि भाई कुछ भी हो, बड़े बीजेपी वापस सत्ता में यदि आ जाएगी तो हम लोग के लिए ये 3.25 करोड़ जनता का यदि कितना भी खराब हो जाए, लेकिन हमको जो है बीजेपी को रोकना है, इसलिए हमको सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो अमर बावरी को ऐसा लगता है कि वर्तमान सरकार में कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी को खत्म करते जा रही है, अपमान का घूंट भी पीकर वो सत्ता में बनी हुई है क्योंकि बीजेपी को दूर रखना है। लेकिन 3.5 करोड़ जनता का कितना भला हो पा रहा है इस सरकार में, वो जनता तय कर रही है। बोल रहे हमारा मौका आएगा, हम सदन में बात को रखते ही हैं, सड़क पर भी रखेंगे। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in